ये प्रेस वार्ता स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है और किस तरह से बरगलाया जाता है सेना के नाम पर, शौर्य के नाम पर सेना का हवाला देकर आप वोट तो बहुत बटोरते हैं, लेकिन उन सैनिकों के साथ आप क्या करते हैं, ये असलियत बतानी जरूरी है। जैसा विजय भाई ने कहा, करीब 1.25 लाख पद सेना में खाली है, उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान से खतरा है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाना, उनको जितने ज्यादा संसाधन दिए जाए वो करना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि 10,000 सैन्य अधिकारियों के पद खाली हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का क्यों काम नहीं किया जा रहा है? ये कोई संस्था छोटी मोटी नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि विजेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सन 2004 से 12 के बीच 3 बार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाई, उन्हें 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ। लेकिन ओरॉप के नाम पर, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लगातार ठगा गया है सैनिकों को। और सच तो यह है कि 2014 में हमने ओरॉप का आदेश नकारते हुए मोदी सरकार ने 2015 में नया आदेश पारित किया, जिससे 30 से 40% सैनिकों को ओरॉप मिला ही नहीं। जो वन रैंक वन पेंशन का प्रारूप था वो उनको मिला ही नहीं। और सच तो यह है कि सेना के अधिकतर जवान 17 से 18 साल की सेवा के बाद 40 वर्ष की आयु तक रिटायर हो जाते हैं। ओरॉप का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिन सैनिकों के नाम पर, जिनके शौर्य के नाम पर आप लाते हैं, जिनके शौर्य के नाम पर आप बेशर्मी से वोट मांगते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पूर्व सैनिकों की जो स्वास्थ्य योजना ECHS होती है, उस पर भी आघात किया गया है। उसमें बजट का 1900 करोड़ रुपए काट लिया गया है और उसका नतीजा ये है कि एम्पैनल्ड जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर सुविधा नहीं मिल रही है। CDS कैंटीन, जो सेना में कार्यरत लोग हैं और उनके परिवारों को एक सुविधा मिलती थी कि CDS कैंटीन में आपको कम दाम पर चीजें मिल सकती हैं, उसमें खाने पीने की चीजें भी थी, उसमें घरेलू सामान भी था, उसमें कार्य भी था। अब एक नया आदेश आया है जिसके सेना का जवान और सेवा का अधिकारी 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं ले सकता है इन कैंटीन से, जो वस्तुतः उनके लिए बनाई गई थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कार खरीदने की बात। अब एक नया शगुफा लगाया गया है कि सेना का अधिकारी रिटायरमेंट के पहले कार नहीं खरीद सकता और 1800 सीसी इंजन से ज्यादा की कार CDS में नहीं बिकेगी। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना, इस तरह से उनको उनके अधिकारों से वंचित करना, मुझे लगता है फर्जी राष्ट्रवादी ही कर सकते हैं। अगर असल राष्ट्रवादी होते तो ये काम नहीं कर सकते थे। सेना को जो डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाना, आपने गरीब से गरीब आदमी की कमर तोड़ी GST लगाकर। देश का सबसे अमीर आदमी और देश का सबसे गरीब आदमी आम सुविधाओं पर, आम चीजों पर एक ही जैसा GST देता है। वो तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा पाप आपने किया कि जो सेना के अधिकारी डिसेबिलिटी, कोई चोट लग जाने की वजह से, क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता था, सेवानिवृत्त होना पड़ता था, उनकी उस पेंशन पर भी आपने टैक्स लगाया जो टैक्स के बाहर थी। 7वें वेतन आयोग में लगातार आपने सेना के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि भारत सेना के अतिरिक्त सचिव को 60,000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं और आपको चोट आ गई और आपको सेवा से हटना पड़ा तो आपको 60,000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, लेकिन सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को 27,000 रुपए पेंशन मिलती है। तो ये तिगुनी पेंशन आप बाकी अधिकारियों को दे रहे हैं और सेना के साथ इस तरह का छल कर रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को मिलिट्री अस्पताल में इलाज से वंचित करना, ये भी इसी ढकोसले का एक और नमूना है। जैसा कि मैंने कहा कि पूर्व सैनिकों को पहले कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, उनको एजेंसीज, उनको पेट्रोल पंप, इन सब चीजों में प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन जिस तरह का रेकलेस निजीकरण हमने देखा है और जिस तरह से इनको पीछे करने की कवायद हुई है,
तो क्योंकि ये लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जवान, सूबेदार वगैरह, उनको आप कोई भी पुनर्वास का कोई भी तरीका जो था उसको खत्म कर रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अर्धसैनिक बलों के साथ, ये सिर्फ भारतीय सैन्य शक्ति के साथ नहीं, CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, कोस्ट गार्ड, इन सब के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि इनको शहीदों का दर्जा तक नहीं मिलता है। और इसी का कारण है कि इनके परिवारों को अगर इनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है द लाइन ऑफ ड्यूटी, इनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनको शहीदों का दर्जा नहीं मिलता। और ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2012 में सभी अर्धसैनिक बलों को एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल चिन्हित करते हुए यह आदेश जारी किया था कि इनको एक्स सर्विसमैन की तरह सुविधा दी जाए, लेकिन मोदी सरकार ने और प्रांतीय सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकारों ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी करी है। हम आपके साथ ये नोट भी साझा करेंगे, ये बुक भी साझा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ एक बात ये कहने वाली है, और इसमें ज्यादा विवरण है, इसमें ज्यादा डिटेल्स है, नंबर्स हैं। मोटे तौर से सिर्फ एक ये बात कहने वाली है कि भारतीय सेना हम सबका गौरव है, भारतीय सेना की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। भारतीय सेना के नाम पर ओछी हरकतें कर कर वोट बटोरने का काम तो मोदी सरकारों और डबल इंजन की सरकारों ने किया है, लेकिन क्यों उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है, ये पूछना जरूरी है। क्योंकि 17 फरवरी 2014 को कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी कर 1 अप्रैल 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी दी थी। इसमें तय किया गया था कि एक समान समय तक सेवा करने के बाद एक ही रैंक से रिटायर होने वाले सभी अधिकारियों को और सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाएगी, फिर चाहे उनका रिटायरमेंट अलग अलग तारीखों पर हो, और भविष्य में उनको पेंशन का लाभ भी उसी योजना के तहत मिलता। कांग्रेस सरकार का 17 फरवरी 2014 का यह आदेश, जिसका मैंने उल्लेख किया, उसको नकारते हुए मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 17 नवंबर 2015 को एक नया आदेश निकाला। सेना के 30 से 40% सैनिकों से ओरॉप पूरी तरह से छीन लिया, और आदेश में कहा कि इन तीनों सेनाओं में एक साथ 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने वाले सैन्य कर्मचारियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। जबानी जमा खर्च करना, बरगलाने वाली बातें करना, अर्ध सत्य और पूरा झूठ बोलना इस सरकार का काम है। मैंने आंकड़ों से और डेट वाइज आपको डिटेल दे दिया है। अगर भाजपा चाहे तो इसका खंडन करे और इसका एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि हम सब लोग चुनाव लड़ चुके हैं और आप लोगों ने तो राजनीति जबरदस्त तरीके से देखी और कवर करी है। हर सीट पर अगर एक से ज्यादा दावेदार हैं, जो कि हैं हमारी हर सीट पर, तो एक पक्ष खुश होगा, एक पक्ष दुखी होगा, वो विरोध करेगा। पर कांग्रेस की असलियत यह है कि विरोधी भी हमारे साथ चलेगा कदम से कदम मिलाकर, और अंततोगत्वा हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। भाजपा में इस तरह का विरोध करने वालों को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है। मैं इस बात पर बोलना चाहती हूँ और बोलना जरूरी है। आज रेल रोको आंदोलन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण रेल रोको आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देती है, और इसलिए देती है क्योंकि 2019 में जब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी, आज भी मुंबई खड़ी है, तब मोदी सरकार ने चुनाव के पहले एक जुमला फेंका कि रेलवे में भर्ती होगी। 3 साल हो गए, 1.25 करोड़ बच्चों ने उसमें अप्लाई किया, आज भी नियुक्ति नहीं हुई है। क्या उनका क्षोभ, क्या उनका दुख, क्या उनकी पीड़ा ये सरकार समझती है? क्या युवाओं के भविष्य के साथ जो 2 करोड़ की बात करने पर आए थे सरकार में हर साल रोजगार बनाने की बात, क्या वो समझते हैं कि 3-3 साल नौकरियों को लटकाए रखने का क्या अर्थ होता है? अब आप कह रहे हैं आप कैंसिल कर देंगे, जो लोग तब एलिजिबल थे आज एलिजिबल भी नहीं होंगे। इनके बारे में आपका क्या विचार है? युवाओं के बारे में आपकी क्या रणनीति? आप कैसे नौकरी क्रिएट करिएगा? सच तो यह है कि रेलवे में आप लगातार नौकरियों को सरेंडर करते जा रहे हैं, पदों को नष्ट करते जा रहे हैं, और इसीलिए ये जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, ये क्षोभित है। मेरा अपना मानना यह है, और जैसा कि मेरे लीडर राहुल गांधी जी ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में, किसी भी अभियान में, किसी भी आंदोलन में लेश मात्र भी हिंसा की जगह नहीं है। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, ये गांधी का देश है। हमने शांति से, सद्भावना से, सत्य से और अहिंसा से हर जंग जीती। अभी किसानों ने जीत कर दिखाई है, ये युवा भी जीत कर दिखाएंगे। और मैं युवाओं से आह्वान करती हूँ, शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, हम मुस्तैदी से आपके साथ खड़े हैं, हिंसा को बिल्कुल भी एंटर मत करने दीजिए। और जहां तक एनएसयूआई का आपने सवाल पूछा, एनएसयूआई हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आज की नहीं है, सालों की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बड़े बड़े अभियान, बड़े बड़े आंदोलन
प्रेरित करे हैं लोगों को करने के लिए, आगे नेतृत्व किया है। ये ओछी गंदी मानसिकता कि जब युवा आपके सामने खड़ा होकर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ने लगिए, ये काम भाजपा को बंद करना चाहिए। किसान आंदोलन ने दिखाया है कि कैसे सत्य की ही अंततोगत्वा जीत होती है, युवाओं की जीत होगी। तो कांग्रेस के सर ठीकरा मत फोड़िए। मुझे तो गर्व है कि एनएसयूआई ये लड़ाई लड़ रही है। जो भी मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण और अहिंसा की लड़ाई में हम सबसे ज्यादा सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। मैं सिर्फ एक लड़की होने के नाते ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते भी 2-4 चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा है, मुझे नहीं लगता कि ये दलगत राजनीति और ओछी और छोटी मानसिकता के लिए नारा बना है। मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की और देश की आधी आबादी का नारा है। ये उन लड़कियों के लिए नारा है और उन लड़कियों का नारा है जिनको न रोजगार मिलता है, न शिक्षा के अवसर मिलते हैं, न सम्मान मिलता है, न स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। ये उन लड़कियों का नारा है जिनके साथ अगर अपराध हो जाता है तो उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, लेकिन अपराधियों की एफआईआर लॉन्च होती है। तो इसको इतनी संकीर्ण मानसिकता से देखना, सबसे पहले तो मैं एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते थोड़ा सा क्षोभ व्यक्त करती हूँ। अपनी सवाल का जवाब देने दीजिए। पहले आपने कुछ नाम यहाँ पर लिए जो नाराज चल रहे हैं। हमने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया था कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे और अभी तक घोषित कैंडिडेट्स में से हमने 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। हमने सिर्फ जबानी जमा खर्च कर एक खोखला वादा नहीं किया था। आप छान लीजिए लिस्ट, उसमें से 40% से एक्चुअली ज्यादा टिकट महिलाओं को हमने दिए। ये सच है कि महत्वाकांक्षा होना राजनीति में अच्छी चीज है। ये भी सच है कि हर सीट पर हमें महिलाओं की दावेदारी आई। कोई ऐसी सीट नहीं थी जहां पर किसी महिला ने अप्लाई नहीं किया। तो एक स्वाभाविक बात है कि हर जगह हम 100% टिकट औरतों को नहीं दे सकते। आपको समीकरण देखने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कौन प्रबल कैंडिडेट होगा, आपको बाकी तरह की दावेदारी देखनी पड़ती है। तो हर महिला को टिकट देना संभव नहीं है। 2-4 एग्जाम्पल्स को लेकर ये कह देना कि महिलाएं नाराज चल रही है, मुझे लगता है गलत है। महिलाएं वो नाराज चल रही है जिनके ऊपर उलझुल लांछन लगाए गए, जिनको सिर्फ एक टॉयलेट और एक सिलेंडर तक सीमित रखने की बात करी गई। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान या आंदोलन है, इसने राजनीति में एक सुगबुगाहट शुरू कर दी है। चाहे वो हमारे विपक्षी दल हो, चाहे कांग्रेस के भी अन्य शासित राज्य हो। और अगर 2022 में भी हम आधी आबादी के पूरे हक की बात नहीं करेंगे तो बंधु वो बात कब होगी? जो सुनने में आ रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, ये तो आप वाजिब सी बात है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, मेरी नेता एक बात कहती है और मैं उसी का उल्लेख यहाँ पर कर देती हूँ। मुझे लगता है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो अजय भाई हो, चाहे वो राघवेंद्र जी हो, चाहे वो विजेंद्र जी हो, चाहे इस मंच पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हो, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। पूरे देश में जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, ये बहुत मुश्किल लड़ाई है। हम एक दम्भ और अहंकारी सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार के संसाधनों के दुरुपयोग से लड़ रहे हैं, हम पैसे से लड़ रहे हैं, हम चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए हर वो हथकंडे से लड़ रहे हैं जो बीजेपी हथियाती है, हम संसाधनों के कब्जे करे जाने से लड़ रहे हैं, और शायद एक बड़े तौर पर हम बहुत ही मौन मीडिया से भी लड़ रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि इस लड़ाई में आपको पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और पूरे कमिटमेंट के साथ ही आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लांछन लगेंगे। आपके घर के बाहर सुबह पुलिस आकर बैठ गई, क्यों बैठ गई? ये चुनाव लड़ने, क्या ये अपने घर से नहीं निकलेंगे? ये किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश में? तो इस लड़ाई को मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कि संशय में रहकर या दोहरे मापदंड करके या दोहरा दिमाग रख के नहीं लड़ा जा सकता। ये लड़ाई पूरी ईमानदारी और साहस से लड़ने वाली लड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गए, और शायद मैं उनसे बहुत छोटी होंगी उम्र में किसी से, पर कांग्रेस से भाजपा जाने वालों की मुझे आज तक मानसिकता ही नहीं समझ में आई। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल रणनीति के हम 2 छोर हैं, तो एक छोर से दूसरे छोर आप ये समरसॉल्ट कैसे मारते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये सब मेरे सीनियर्स रहे, कुछ मित्र भी हैं इसमें, लेकिन सुविधाजनक राजनीति करना एक बात है और संकल्पबद्ध होकर मुद्दे की राजनीति करना दूसरी बात है। राज्य में सरकारें बना जा रहे हैं तो ठीकरा क्यों फोड़ेंगे भाई? हम तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे हमारी बात दिखाने के लिए। मीडिया पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, मिठाई खिलाएंगे आपको। लेकिन जब
इस देश में बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर आती है और पूछा जाता है आप क्या टॉनिक पीते हैं, आप आम कैसे खाते हैं, तो भाई ऐसे मीडिया पर तो सवाल उठेगा, क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल उठेगा। जब 100 रुपए के पार पेट्रोल हो जाता है और बहस उस पर नहीं होगी, बहस किसी और मुद्दे पर होगी, तो सवाल उठेगा। जब रोजगार के लिए बच्चे उतरते हैं जमीन पर और उनको पीटा जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, आपके ऊपर एनएसए लग जाएगी, तो मीडिया उस पर बात नहीं करता है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मीडिया में क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश में मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला अस्मिता है, किसानों का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे आपको दिखते नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर, ये सारे मुद्दे आपको मुख्य पृष्ठ पर दिखते नहीं है। तो सवाल जरूर रहेगा कि क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभा रहा है। और शायद मैं ये थोड़ी लिबर्टी से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आप ही लोग के बीच से आई हूँ, तो थोड़ी धृष्टता शायद आप ज्यादा कर सकती हैं। जो पहले के निर्णय थे उस पर टिप्पणी करना तो गलत होगा, लेकिन शायद इन गठबंधनों के चलते ही हमारी पार्टी और संगठन को नुकसान भी पहुंचा है। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि 403 पर कांग्रेस के 403 सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट दिखेंगे। हम अमूमन 100-150 इस तरह लड़ते थे, तो लोगों ने विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट देखे ही नहीं। तो मेरा अपना मानना यह है कि लड़ना जरूरी है। हमने अपने संगठन पर बहुत काम किया है और मैं आशा करती हूँ कि जिस पार्टी ने लगातार लोगों के मुद्दे उठाए हैं, सरकार को घेरा है, सरकार से कड़े सवाल पूछे, उसके पीछे जनता जरूर खड़ी होगी। पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है या जो कांग्रेस की केंद्र में लीडरशिप है, उसने हमेशा कहा है कि हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जो काले कानून रातों को लाए और अंततोगत्वा वापस करना पड़ा। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो 700 किसानों की शहादत पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं, और जब उन्हीं का अपॉइंटेड गवर्नर जाके उनसे कहता है किसानों की शहादत हो गई, तो आपके सांसद और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे। हमारी लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है जो 3 करोड़ पंजाबियों की अस्मिता पर, उन पर संदेह उठा देते हैं अपनी जान का हवाला देकर। मुझे लगता है कि पंजाब की लड़ाई मुद्दों की रहेगी और पंजाब में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बट क्योंकि पंजाब में कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि का, उनके गृह मंत्री को अपने लोगों को बिठाकर दिखाना पड़ रहा है कि वो किसान हैं, वो पश्चिम में जाट हैं, वो सब उनके पदाधिकारी हैं। ये असलियत है और ये असलियत हर पत्रकार वहां का जानता है, वहां की जनता भी जानती है पश्चिम की। एक आदमी उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। और ये सिर्फ काले कानूनों की ही बात नहीं है, ये जो पिछले 7.5 साल और देश में और 5 साल से उत्तर प्रदेश में खिलाई जा रही है, तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर आप दिखाइएगा कि देवरिया में एक छोटी सी बच्ची पोछा लगा रही है, कोरोना काल के दौरान उसकी मां एडमिट है, तो आपको हवालात में डाल दिया जाएगा। अगर आप दिखाइएगा कि यही मुसहर में क्या हो रहा है प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, तो आपके ऊपर, सुप्रिया शर्मा के ऊपर मुकदमा चल जाएगा। ये सच है। ये टारगेटिंग जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी को कहा जाता है लोकतंत्र को क्षीण करना। लेकिन आप लोग जिन शहरों में रहते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आप लगातार सच दिखाते हैं, हम उसका साधुवाद करते हैं। लेकिन आपके कुछ साथी, जिनको मैं नोएडा के कमांडो वॉरियर कहती हूँ, वो शायद अपनी भूमिका उतनी नहीं निभा रहे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।